हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग स्वस्थ मस्त हैं और बोर्ड के प्रिपरेशन में धुआंधार व्यस्त होंगे। समय बहुत कम है। इस समय में अपने आप पे कॉन्फिडेंस, अपने आप पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज नाउ ए डे कि स्टूडेंट का जो नर्वसनेस है, एंजाइटी धीरे धीरे बढ़ रहा है। स्टूडेंट घबरा के कॉल कर रहे हैं, बोल रहे हैं सर ये नहीं पढ़ा हूँ, वो नहीं पढ़ा हूँ। जो आप पढ़े हो बस उसी पे आप ठीक है बिलीव रखिए, उसी पे आप कॉन्फिडेंस रहिए। और जो आप टेस्ट दिए हो उसको आप एनालिसिस करिए, जो आप नोट्स पढ़े उसको आप देखते रहें, बीच बीच में रिवाइज करते रहें। यही है तौर तरीका पढ़ने का। और इधर उधर के बातों में, इधर उधर के उलझन में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस समय अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। ओके, उसी को कॉन्फिडेंस बनाने के लिए मैं आज न्यूक्लियाई चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। ऐसे स्टूडेंट जो कुछ नहीं पढ़े हैं, जो चाह रहे हैं कि कम समय में अच्छा नंबर का गेन कर सकूं, तो उनके लिए बहुत ही दमदार धुएंधार चैप्टर है न्यूक्लियाई। न ही इसमें मैकेनिक्स है, न बहुत बड़ा मैकेनिक्स, नहीं इधर उधर का कुछ उलझन है, नहीं कम समय में अच्छा नंबर गिर सके, बिकॉज ये मॉडर्न फिजिक्स का है। ओके, न्यूक्लियाई चैप्टर मैं आपका स्टार्ट कर दिया हूँ बेटा, न्यूक्लियाई चैप्टर, क्योंकि उसमें लिमिटेड है, वही लिमिटेड से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ तो रिलेटेड भी पार्ट है। न्यूक्लियाई में पहले आप समझ ही रहे हो, न्यूक्लियाई में कोई एटम है तो उसमें क्या होता है, सेंटर पे आपका न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस में इतना तो मालूम ही आपको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। क्लियर है? इतना तो क्लियर ही है। अब रही बात जो एटम है, न्यूक्लियाई है, इन सबका साइज होगा। तो अगर पूछा जाए इसका रेडियाई, किसका रेडियस, अगर रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई पूछा जाए, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पूछा जाए बेटा, तो आप क्या बताओगे? तो रेडियस का एक कुछ फार्मूला होगा। तो फार्मूला क्या है बेटा? R0 a की पावर 1/3। ओके, 1/3। बी केयरफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ओके, जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे आप थोड़ा समझो क्या होना चाहिए, रेडियस बढ़ना चाहिए, तो उसी के हिसाब से देखो बढ़ रहा है। अच्छा, आपको यहाँ पे मालूम है बेटा कि जेड ए क्या होता है? ए है एटॉमिक मास, बी केयरफुल, ए क्या है? एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास हो गया बेटा, एटॉमिक मास हो गया। और ये क्या हो गया? एटॉमिक नंबर हो गया। इतना क्लियर है, नोटेशन भी आपको मालूम होना चाहिए। ये बोल सकते हो जो रेडियस है वो क्या हो रहा है? एटॉमिक मास के 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस भी बढ़ेगा। अब रही बात R0 क्या है, तो R0 अपने आप में कांस्टेंट है। इसका वैल्यू क्या होता है? R0 का वैल्यू बेटा वो 1.2 इंटू 10 की पावर 15 बोल सकते हो, नहीं तो इसको 1 फर्मी भी बोलते हैं। वो 1 फर्मी में कितने मीटर? 10 की पावर -15 मीटर, तो उसको 1.2 फर्मी भी बोल सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा है R0 का वैल्यू तो निकाल लोगे। अब रही बात R0 या इसमें रख देना। जैसे कोई बोला, जैसे एल्युमिनियम बोला, तो एल्युमिनियम के एटॉमिक मास आपको मालूम होगा, केमिस्ट्री की स्टूडेंट हो, केमिस्ट्री बहुत तगड़ा है आपका, तो इसमें 27 रख के यहाँ से आप निकाल सकते हो। इसमें आपको एटॉमिक मास भी मालूम होना चाहिए। क्लियर इतना? अच्छा, फर्मी क्या है? फर्मी एक तरह से डिस्टेंस का स्मॉलेस्ट यूनिट है। फर्मी बताए थे, उन्हीं के नाम पे रखा गया। तो ये अपना क्लियर हो गया क्या? ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बन रहा है न्यूक्लियाई से, तो हाईली चांसेज है इससे बनता है क्वेश्चन। दे देगा 2 एटम है, उसका मास का रेशियो, मास इतना है, तो रेडियस का रेशियो क्या हो? क्या यहाँ से निकाल सकते हो क्या? हाँ, निकाल सकता हूँ सर। अब इसके आगे देखते हैं। अब भैया न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस का कुछ डेंसिटी भी होगा। हाँ, तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का अगर डेंसिटी लिखा जाए तो कितना होगा? तो डेंसिटी रो इक्वल टू क्या लिखता है? मास अपान वॉल्यूम। मास अपान में क्या लिखते हो? वॉल्यूम। क्लियर है? मास अपान में वॉल्यूम लिख दिया। ऊपर क्या लिखोगे? तो ऊपर मास लिखोगे न्यूक्लियस का। एवरेज मास न्यूक्लियस का है स्मॉल एम। अब इसमें जितना एटॉमिक मास होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना, वही तो होगा। तो ये क्या होगा? एवरेज मास ऑफ द न्यूक्लियस, और उसमें क्या होगा? एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया पूरा मास। क्लियर है? अब वॉल्यूम लिखा जाए तो वॉल्यूम क्या लिखोगे? तो मास एम ए हो गया, अपान में क्या लिखोगे? वॉल्यूम को स्पेयर है 4/3 पाई r³। यही मालूम है स्फीयर का वॉल्यूम, पूरे दुनिया को मालूम है यार, तो आपको क्यों नहीं मालूम होगा? तो यहाँ पे अगर हम लोग शाम करें स्मॉल एम इक्वल टू कैपिटल एम, कैपिटल ए अपान में क्या लिखे? 4/3 पाई r, और r का वैल्यू निकाल चुका हूँ बेटा। r का वैल्यू इतना रखो, तो बोलो क्या हो जाएगा? R0 का क्यूब, और a की पावर 1/3 है, इसका क्यूब करोगे तो क्या मिल जाएगा? a मिल जाएगा। क्लियर है?
3 3 कैंसिल आउट हो गया, तो कुछ स्वाहा हो गया बेटा, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या मिल गया 3 मिल गया, स्मॉल एम अपान में 4 पाई आर नॉट का क्यूब। अच्छा ये सब क्या है, अपने आप में कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, आर नॉट भी कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। तो ये सब का जब वैल्यू रखते हैं, तो जब वैल्यू रखते हैं तो वहाँ पे जो डेंसिटी आता है वो आपका कितना आता है 2.3 इंटू 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी का यूनिट। बहुत हाई डेंसिटी बेटा, ध्यान दो प्लस लिखा है, 2.3 इंटू 10 की पावर 70, बहुत हाई डेंसिटी होता है, बिकॉज उसमें जो न्यूक्लियर फोर्स लगता है, इसीलिए बोला जाता है न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। तो देखो बहुत हाई डेंसिटी की वजह से मॉलिक्यूल क्या बंधे हुए हैं, किसके वजह से, न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। तो ये आपको डेटा आपको मालूम होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये पूछ दिया बेटा कि जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दे देगा ऑप्शन में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, तामझाम ऐसे बना देगा। तो ध्यान से देखो, जो डेंसिटी है वो रिमेन कांस्टेंट होता है बेटा, सब जितने भी मॉलिक्यूल है, जितने भी एटम है, सबका डेंसिटी क्या होगा, सेम होगा। तो डेंसिटी, जो डेंसिटी है वो डज नॉट फंक्शन ऑफ द क्या है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। ध्यान देना, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, रिमेन कांस्टेंट रहता है, बट रेडियस क्या होगा वो आपको डिपेंड करेगा कि एटॉमिक मास कितना है। बेटा अभी जो हम लोग पढ़े, क्या उसी पे क्वेश्चन कर लिया जाए, सो दैट कि थोड़ा समझ में आ जाए, क्या तामझाम। सो समझ में तो आ ही गया है, सो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा और समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2 एटम दे दिया है, एटम ए है और एटम बी है। इसका मॉलिक्यूलर मास 27 है, इसका मॉलिक्यूलर मास 64 है। तो आपसे पूछा है दोनों का, अगर इसका रेडियस आर ए है और इसका रेडियस आर बी है, तो दोनों रेडियस का रेशियो क्या होगा। सॉल्व करके बताइए, सॉल्व करके बताइए, पॉज करके बताइए एक बार, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि अभी आप पढ़े जो रेडियस होता है वो क्या होता है बेटा, आर नॉट ए की पावर 1/3, या बोल सकते हो आप कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके हो गया 1/3, केवल इसी पे डिपेंड करेगा, नहीं तो इनका वैल्यू रखो। बोलो क्या लिखो, आर नॉट तो वही रहेगा, क्या लिखोगे, आर नॉट ए की पावर, ए किसका, ए का, ए की पावर 1/3 अपान में आर नॉट ए पी की पावर 1/3 स्वाहा हो गया भैया। क्या मिल गया, यहाँ पे बोल सकते हो ए एटॉमिक मास ऑफ ए अपान में एटॉमिक मास ऑफ बी का होल की पावर 1/3 लिख दिया। ओके, क्योंकि दोनों पे पावर क्या है 1/3 है। तो यहाँ से बोलो क्या मिल गया बेटा, यहाँ से अगर सॉल्व किया जाए, अब इन सब का वैल्यू रख दो। ए का कितना दिया है 27, ए का 27 दिया और बी का दिया 64, तो इसका मैं पावर 1/3 लिख सकता हूँ। तो अगर ध्यान से देखा जाए बेटा, तो रेडियस ऑफ ए अपान में रेडियस ऑफ बी क्या लिख सकते हो। अच्छा 27 किसका क्यूब है बेटा, तो मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब अपान में क्या लिख सकता हूँ, और 64 किसका क्यूब है 4 का क्यूब, 1 की पावर 1/3। और इसको मैं ऐसे लिख दिया 3/4 का होल की पावर 3 इंटू होल की पावर 1/3, पावर हो गया बे पावर, तो यहाँ पे मिल गया 3/4। तो अगर आपसे क्वेश्चन ए पूछा रेडियस ऑफ ए और रेडियस ऑफ बी का रेशियो या ऐसा वगैरह वगैरह क्वेश्चन पूछे, तो क्या अब आप कैपेबल है सॉल्व करने के लिए, जोरदार कमेंट्स करिए। सो अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं, ये तो हो गया अपना रेडियस के बारे में डिस्कस किया, साइज के बारे में डिस्कस कर दिया न्यूक्लियाई का। अब बात आता है सर कि मास डिफेक्ट क्या है। अब हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं बेटा मास डिफेक्ट पढ़ते हैं। देखो मास डिफेक्ट देखने को मिला, कैसे मिला, कहीं मास में डिफेक्ट हो गया, मास में डिफरेंस, उसी को मास डिफेक्ट बोल दिए, ठीक है ना। तो डेल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डेल एम से। अब है क्या, एक्चुअल में बेटा मास कंजर्व है, बट वो लोअर स्केल तक हम लोग बोल सकते हैं मास कंजर्व है, ठीक है ना। बट एक्चुअल में मास कंजर्व नहीं होता है। वो कहाँ पे पता चलेगा, इसी चैप्टर में पता चलेगा। बहुत जगह आपको बोलता था मास कंजर्व नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब करा रहा था तो उसमें चार्ज और मास में डिफरेंस बता रहा था, तो चार्ज ऑलवेज कंजर्व लिखा था, बट मास ऑलवेज कंजर्व नहीं था। जैसे एक एग्जाम्पल दिया, लकड़ी को आप जलाए तो जलाने के पहले और जलाने के बाद मास सेम नहीं था। और एग्जाम्पल आप एक दिया भी, तो न्यूक्लियाई में आपको एक्सप्लेन करूँगा और बताऊँगा, वहाँ पे मास कंजर्व नहीं। तो वो आपका समय आ चुका है जिसमें आपको एक्सप्लेन और समझने का तरीका है, क्लियर है। तो यहाँ पे मास डिफेक्ट देखा गया, तो ये कैसे दिया, प्रैक्टिकली दिखा दिया। तो जब न्यूक्लियाई रिएक्शन हुआ, न्यूक्लियस जब ब्रेक करता है, क्या होता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में अपना बेटा क्या है, न्यूक्लियस में अपना आपको मालूम है, न्यूक्लियस में अपने क्या है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये तो मालूम ही है। अब इसको जब ब्रेक किया जाए, इसको अगर ब्रेक किया जाए तो ब्रेक करने पे मिलेगा आपको क्या है, प्रोटॉन मिलेगा और न्यूट्रॉन मिलेगा, यही तो मिलेगा, दो प्रोटॉन मिलेगा और क्या मिलेगा, न्यूट्रॉन मिलेगा, क्लियर है। तो देखा गया इसका अगर मैं मास निकालूं, किसका, प्रोडक्ट का मास निकालूं,
और रिएक्टेंट का मास निकालो। तो देखा गया ये दोनों का मास सेम नहीं है। तो सेम नहीं है तो उसी को बोल दें हम लोग सेम नहीं है तो मास डिफेक्ट हो गया। तो मास डिफेक्ट जनरली हम लोग क्या लिखेंगे, इसी को बोलेंगे मास डिफेक्ट डेल एम। वो कैसे लिखा जाएगा वो समझना है। मास ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट लिख लो, मास ऑफ प्रोडक्ट, डिफरेंस करना है दोनों का डिफरेंस करना है। तो मास ऑफ मुझे क्या लिखना है, प्रोडक्ट का, तो मास ऑफ प्रोटॉन लिखना है। एमपी का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जब कहीं ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि ए ऐसा न्यूक्लियाई ब्रेक किया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, तो यही आपको मास डिफेक्ट का फार्मूला यूज करना है और कुछ नहीं करना है। बी केयरफुल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में न्यूक्लियस ब्रेक करना चाहिए तो, ठीक है। तो मास डिफेक्ट कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ प्रोटॉन किसका, एक प्रोटॉन का, और इसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो जो प्रोटॉन है वो किसके डिपेंड, किस पे रिप्रेजेंट करता हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर, सब किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से, ठीक है ना। तो एक का निकाल के उसमें जेड से मल्टीप्लाई कर देना। बी केयरफुल, कहाँ क्या किया जा रहा है ये समझना है। प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन निकलना है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो एक न्यूट्रॉन का आप मास लिखो, क्या लिखो, एक न्यूट्रॉन का आप मास लिखो, एक न्यूट्रॉन का मास लिखो और उसमें क्या करो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो दिया नहीं रहेगा तो उसका भी फार्मूला लिख लेते हैं। तो क्या लिखोगे, आपको मालूम है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलके क्या मिलता है बेटा, मास ऑफ एटम हो जाता है, मास की इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से बोल सकता हूँ एन क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ए माइनस पी होगा, ए माइनस पी, ठीक है। तो यहाँ पे जब रखा जाएगा तो क्या लिखेंगे, ए माइनस पी, ए माइनस क्या हो जाएगा, पी, पी का मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन, इसी को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो इसको मैं जेड से लिख रहा हूँ, प्रोटॉन ही क्या होगा, एटॉमिक नंबर की इक्वल होगा। तो यहाँ पे ए माइनस जेड लिख दिया इनटू एक न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दिया, सही है। इतना ए लिख दिया एन, सही है। और माइनस में क्या लिखेंगे, इसका डिफरेंस होना चाहिए ना। तो एक किसका हो गया बेटा, एक किसका हो गया, प्रोडक्ट का, माइनस क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट का, ये जो है। तो ये लिख दिया मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब दोनों को इन सब का वैल्यू रख के और सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो क्या होगा, मास डिफेक्ट होगा। बी केयरफुल, ये जो मास डिफेक्ट होगा बेटा वो किस में आएगा, आपका AMU में आएगा। किस में आएगा, AMU में। कितने में आएगा, 1 MU में आएगा। अच्छा, अब रही बात AMU में आएगा, तो ये आपको याद करना है AMU में। अच्छा, 1 MU में पूछूं कितना kg होता है, तो 1 MU में 1.66 नियर अबाउट इंटू 10 की पावर -27 kg, इसी के नियर अबाउट होता है। जस्ट लाइक ये भी बोल सकते हो मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन इसी के नियर अबाउट बताए। तो MU और kg में एक रिलेशन आपको मिल गया, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया आपका मास डिफेक्ट, क्लियर है इतना। तो कहीं क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया अगर, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन के लिए ये फॉर्मूला बता दिया। मान लो कि क्वेश्चन ये दे दिया, ए ब्रेक हुआ बी और सी में, ठीक है ना, इसका मास दे दिया, इसका मास दे दिया, इसका मास दे दिया, इसका मास, तो डायरेक्ट क्या करोगे, इन सबको सब्ट्रैक्ट कर देना। ये फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं, ये कब यूज करना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए। तो ये कर लेते हैं। अच्छा, अब समझते हैं। अच्छा, इसको ब्रेक करने के लिए हम लोग को क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। इसको हम लोग को क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। अरे ब्रेक कर रहे हो, ठीक है ना, जैसे मार्कर को आपको ब्रेक करना है तो एनर्जी देना पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे एक न्यूक्लियस से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मुझे क्या करना है, ब्रेक करना है, एनर्जी देना पड़ेगा। जो एनर्जी हम लोग दे रहे हैं उसी क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा, बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं इसी को, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है ना। अब रही बात, इसमें बाइंडिंग एनर्जी भी लगेगा। अभी तो मास डिफेक्ट निकालिए, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी आप कैसे निकालेंगे, तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए मैं फार्मूला आप बता रहा हूँ बेटा, बाइंडिंग एनर्जी के लिए। अब बाइंडिंग एनर्जी आता है, यही सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो आइंस्टीन का इक्वेशन आता है, एक आइंस्टीन का मास एनर्जी का इक्वेशन था। क्या बेटा, मास और एनर्जी का इक्वेशन क्या बताए थे, E=mc का स्क्वायर, सही है। ये मास और बोले थे अगर एनर्जी है तो मास है और मास है तो एनर्जी है। तो ऐसे यहाँ पे भी हम लोग को क्या निकालना है, एनर्जी। मास से क्या बनना है, एनर्जी। तो ऐसे ही होगा कुछ, बट यहाँ पे जो लिखेंगे वो क्या होगा, अपने आप में बाइंडिंग एनर्जी बोल सकते हो, ठीक है ना। ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी दिया जा रहा है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू क्या लिखूंगा, यहाँ पे एम की जगह पे क्या लिख देंगे, मास डिफेक्ट। मास में जो डिफेक्ट हुआ, मास एनर्जी में कन्वर्ट, जैसा लकड़ी को आप जलाए तो जो मास था वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो जितना मास चेंज हुआ वही एनर्जी में कन्वर्ट हुआ ना। तो ऐसे यहाँ पे भी करना कि इसका मास नहीं का और इसका जो डिफरेंस हुआ वही एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, मास डिफेक्ट डेल एम, और डेल एम आपको बता दिया कैसे निकालना।
अच्छा, जब यहाँ से डेल निकालोगे तो बी केयरफुल, वो एमयू में आएगा, उसमें केजी से बताया था 1 एमयू में कितना केजी, और सी का वैल्यू मालूम है, स्पीड ऑफ लाइट, इन सबको सॉल्व करना, वो आएगा जूल में। बट आपको जनरली इसको निकालना होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से क्या करना है, डेल एम निकाल लेना, डेल एम अपना निकाल लेना, और उसमें कर देना बेटा 931 से मल्टीप्लाई कर देना, वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आपका आंसर आ जाएगा। तो अब आपको एक्स्ट्रा तामझाम ये सब करने की ज़रूरत है नहीं, क्या करना है, बाइंडिंग एनर्जी निकालना है। तो मास डिफेक्ट निकालो, क्या निकालो, मास डिफेक्ट, वो बता ही दिया कैसे निकलेगा। अच्छा, अब उसमें क्या करेंगे, 931.5 भी होता है, कहीं 931 भी दे, 931 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो जो एनर्जी आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो जल्दी क्वेश्चन आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकालना होता है, क्लियर है। और मास डिफेक्ट आपको तौर तरीका बता दिया, इसी में वैल्यू रखना है, निकालना है, क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अच्छा, अब समझना है ध्यान से, अगर सपोज दैट मान लो कि ये ब्रेक हुआ, ठीक है ना, अब ब्रेक हो रहा है, तो उसमें दो प्रोसेस हो सकता है, कि दो प्रोसेस क्या क्या हो सकता है, जो ब्रेक हो रहा है तो उसमें हम लोग दो प्रोसेस समझते हैं। ब्रेकिंग जो हो रहा है उसमें दो प्रोसेस होगा, एक तो फ्यूजन होता है, एक तो फ्यूजन अपना होता है, दूसरा क्या होता है, फ्यूजन। क्या होता है बेटा, फ्यूजन। तो फ्यूजन में बेसिकली क्या होता है, ये पढ़ चुके हैं, हैवी मालिक्यूल किस में कन्वर्ट होते हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे यूरेनियम अपना ब्रेक हो रहा है किस में बेटा, वेरियम और क्रिप्टॉन में, तो यहाँ पे हैवी मालिक्यूल लिख सकते हो, हैवी जो मालिक्यूल हो गया है, या हैवी एटम भी बोल सकते हो। हैवी एटम किस में कन्वर्ट होता है, लाइट एटम में, लाइट एटम मतलब स्मॉल एटम। और इसी का अपोजिट कर देंगे तो फ्यूजन हो जाएगा, इसी का अपोजिट अगर कर देंगे तो क्या हो जाता है, फ्यूजन। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एनर्जी का रिलीज होता है। जैसे जब न्यूक्लियस एटम बम गिरता है उसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है ना, तो इसमें एनर्जी क्या होता है, लिबरेट करता है, तो एनर्जी इसमें निकलता है, एनर्जी क्या होता है, लिबरेट होता है। तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी क्या होता है बेटा, रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है। अच्छा, एनर्जी जब रिलीज होता है इसको क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक। तो कहीं आपको क्वेश्चन में ऐसा देख के पूछ सकता है कि एक्जोथर्मिक है कि इंडोथर्मिक, तो वहाँ पे आप देख लेना कि कैसा हो रहा है। अगर छोटे छोटे अगर एटम छोटे छोटे मालिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, वहाँ पे फ्यूजन होगा, और फ्यूजन में होगा तो एनर्जी क्या होगा, लिबरेट होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता है कि यहाँ पे एनर्जी भी आपको मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, एनर्जी, और आपको इसमें मिलता है 3 न्यूट्रॉन भी मिलता है, 3 न्यूट्रॉन भी, एक न्यूट्रॉन का बमबारी किया जाएगा। अगर इक्वेशन आपको लिखना है तो लिख सकते हो, यूरेनियम कितना 92,235 में एक न्यूट्रॉन का अगर बमबारी करते हैं तो बेरियम प्लस क्रिप्टॉन में कन्वर्ट होता है। बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 141 होता है, और क्रिप्टॉन का होता है 36, और ये हो गया 92, और प्लस 3 न्यूट्रॉन इसमें निकलता है। कितने न्यूट्रॉन, 3, और प्लस एनर्जी, एनॉर्मस एनर्जी निकलता है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे एनर्जी बढ़ गया, ठीक है ना। मास एक्चुअल में जो कंजर्वेशन होता है मास और मैटर प्लस एनर्जी का, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको बताया था। तो यहाँ पे एनर्जी बढ़ गया तो इसका मतलब मास क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है ना, मास यहाँ पे कम हो गया, यही सब समझना है। कहीं क्वेश्चन में ऐसा दे दिया कि रिएक्शन के बाद मास क्या हो गया, बढ़ गया। मास जब बढ़ गया तो इसका मतलब एनर्जी क्या होगा, कम होगा। तो ये सब भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये सब जो थ्योरेटिकल मीनिंग है वो आप समझ सकते हो। फ्यूजन इसी का अपोजिट करते हैं। तो इस पे एक क्वेश्चन, इस पे आपको फार्मूला बता दिया, बस इस पे आपको क्वेश्चन करना है। तो आप इसे एक बार क्वेश्चन ट्राई करिए, और रिमेनिंग और भी पोर्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, बट स्टिल जो टॉपिक करा दिया उसी पे आपको क्वेश्चन करना है। अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगा इससे भी क्वेश्चन भी आपको लेके आऊँ। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।